हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यशवर्धन और ये है हजेल आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज आईएएस। तो दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में काफ़ी चर्चा में है और ये है वेनेजुएला के हम बोलेंगे अपदस्थ राष्ट्रपति मदुरो और ये हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। क्या घटनाक्रम हुआ जिसके कारण आज हमें यहाँ पर इस फोटो में अगर हम देखें तो दिख रहे हैं कि यूएस आर्मी के जवानों ने वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके रखा हुआ है। वो क्या घटनाक्रम, इनके ऊपर किस तरह के इल्जाम हैं? इनके ऊपर कुछ ऐसे इल्जाम है कि अमेरिका की बातों को ये अनसुना करते हैं, ड्रग्स में ये इन्वॉल्व हैं, ड्रग्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं और अमेरिका की कंपनियों को नुकसान पहुंचाने के इनके ऊपर इल्जाम हैं। इसके अलावा इनके ऊपर इल्जाम है कि वेनेजुएला में ये ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे हैं, वेनेजुएला में लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं, अपोजिशन को इन्होंने नजरअंदाज करते हुए चुनावों में धांधली करके ये राष्ट्रपति के पद पर हैं और एक तरह से ये वहां पर एज ए डिक्टेटर के तौर पर रोल प्ले कर रहे हैं और इसीलिए पूरी दुनिया के जो इंस्पेक्टर हुआ करते हैं अमेरिका, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर इनके विरुद्ध एक कार्रवाई की, एक अटैक किया गया। सिर्फ 12 मिनट के अंदर इनको इनकी आवाज से काराकस, जो वेनेजुएला की कैपिटल है, वहां से इनको गिरफ्तार किया और उनको ले जाकर के यूएस के जेल में बंद कर दिया गया है। सो ये सारी हुई घटनाएं और इनको न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में इस वक्त रखा गया है और अब ये अकेले नहीं है, इनको और इनकी वाइफ दोनों को यहां से कैप्चर करके ले जाया गया। उम्मीद की जाती कि इस वर्ष जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है वेनेजुएला से, मचाडो राइट्स, तो उनको उम्मीद है कि अब शायद अमेरिका उन्हें वहां पर राष्ट्रपति बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये सारा घटनाक्रम आखिर हुआ क्यों, इसके पीछे क्या वजह है? क्या वाकई में जिस तरह के इल्जाम लगाए गए मदुरो के ऊपर वो सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं? आखिर हुआ क्या, खबरें क्या हैं? हम थोड़ी खबरें देखते हैं। तो देखिए, खबर है कि अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ने एक ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम का एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को काराकस से, उनकी आवाज से गिरफ्तार कर लिया गया और ले जा करके उनको यूएस में डिटेंशन सेंटर में डाल दिया। तो ये एक खबर आई है और बड़ी चीज तो ये कि जो खबर भी अगर हम सबसे पहले दुनिया के सामने देखते हैं तो हमें डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट से पता चलता है कि ऐसा हो चुका, यूएस ने ऐसा कुछ कर दिया। हालांकि इस तरह की भूमिका बहुत समय से बन गई थी, जब जिस तरह से वेनेजुएला के तेल के टैंकरों को रोका गया था, उनके ऊपर अटैक किया गया था यूएस के द्वारा। ऐसे में पूरी संभावना थी कि आज नहीं तो कल वे वेनेजुएला के ऊपर फुल स्केल का भी अटैक कर सकते, वॉर कर सकते। लेकिन यहां पर ऐसा ना करके उन्होंने सिर्फ एक लिमिटेड, अगर बोलेंगे कि स्ट्राइक की और राष्ट्रपति भवन जहां उनका निवास है वहां जाकर के सीधे उनको वहां से उठाया और 12 मिनट के अंदर ही उनको लेकर के पहुंच गए वो यूएस में। तो सिर्फ 12 मिनट का टोटल ये ऑपरेशन था और जिसमें मदुरो को यूएस लेकर के चला गया। सो अब अगर हम यहां देखें कि क्या हुआ, तो क्या बड़ी वजह है, तो उन सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ी सी हम कुछ विशेषज्ञों ने कुछ बातें कही हैं, उन्हें भी जान लेते कि दुनिया आखिर चलती किस चीज पर है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और यहां पर कुछ बातें मैं आपसे करता हूं, फिर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपको हमारे विषय जो हम लेकर के यहाँ आते हैं, विश्लेषण जो एनालिसिस हम प्रस्तुत करते हैं, वो पसंद आता है और आप हमारे साथ बने और अब तक आपने हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसके अलावा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। हम इसी तरह के बहुत सारे दुनिया भर में जो घटनाक्रम चलते हैं वो आपके सामने लाते रहेंगे, उनका एक सरल रूप में विश्लेषण करके, ताकि आप एक बेहतर समझ बना सकें, एक आम नागरिक के तौर पे आपके लिए उपयोगी है और अगर आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं तो भी ये आपके लिए उपयोगी है। तो चलिए इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो दुनिया भर में चर्चा होती कि आखिर एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण क्यों करता है। तो देखिए, बहुत पुरानी कहावतें चलती चली आ रही हैं। हम कहते जड़ जोर जमीन, ये 3 ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण जब भी देखा जाता है किसी भी एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करता है। और यहां भी कुछ ऐसी ही चीजें निकल के आती हैं और एक शब्द कहलाता है इकोनॉमिक
डिटर्मिनेशन। आखिर ये क्या चीज है? तो थोड़ा सा इसे समझ लेते कि ये क्या चीज है। तो अगर हम देखें तो देखिए, दुनिया में बहुत सारे अलग अलग विशेषज्ञ हैं और अलग अलग तरह की उनकी धारणाएं। कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया में जो कुछ भी चीजें तय होती हैं उसके पीछे सबसे बड़ी वजह होता है आर्थिक कारण। ये सच मानता हूं मैं। एक माता पिता का अपने बच्चों के लिए जो स्नेह होता है, इसके अलावा सारी चीजें तय होती हैं आर्थिक आधार पर, अर्थव्यवस्था से। मेरा पर्सनल ओपिनियन भी यही है। जैसे कि आप क्या खाएंगे, आप क्या पहनेंगे, कौन सी मूवी देखेंगे, और यहां तक कि आप देखेंगे कि आपकी किस तरह की राजनीतिक विचारधारा है, किस तरह से होगा, ये सारी चीजें तय करती है आपकी कैसी आर्थिक स्थिति, उस देश की आर्थिक स्थिति कैसी हो तो देश की राजनीति तय करेगी, आपकी विचारधारा बनेगी आपकी आर्थिक स्थिति के आधार पर, आप उसी के आधार पर लोगों से रिश्ते तय करेंगे। तो सब कुछ कहीं ना कहीं तय करने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। ये बिल्कुल सही है। और अगर हम इसी कड़ी में ताजा उदाहरण देखें तो वेनेजुएला इसका जीता जागता एक बड़ा एग्जाम्पल है। इन सारी बातों को हम आगे बढ़ाएं उसके पहले हम कुछ और बातें जानते हैं वेनेजुएला के विषय में भी कि आखिर यहां पर हो क्या रहा है। तो देखिए, यहां पर कुछ शब्द आएंगे तो कुछ विशेषज्ञ कहते हैं इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स से भू राजनीति है। लेकिन यहां पर भू राजनीति तो है, लेकिन इसके पीछे अमेरिका की मुनरो डॉक्ट्रिन भी है। राइट, ये भी एक अमेरिका का सिद्धांत है। तो कैसे अमेरिका के प्रभाव को बढ़ाया जाए, तो इसके पीछे मुनरो डॉक्ट्रिन भी है। इसके पीछे जो इसको बढ़ाने के लिए जो मार्शल प्लान चलाया था अमेरिका ने, वो भी इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक रणनीति के तौर पर है। इसका मतलब यहां सीधा सीधा ये माफ कीजिएगा, मुनरो डॉक्ट्रिन कि अमेरिका के प्रभाव को बढ़ाया जाए। राइट, कहां पर? अब वेनेजुएला की बात करें तो ये लैटिन अमेरिका की बात है, लेकिन सिर्फ ये यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के हर रीजन पे अमेरिका का प्रभाव बढ़ाया जाए। अमेरिका को जिस तरीके से ये बेनिफिट हो सके उस तरह की रणनीति पर चलने की अमेरिका इजाजत देता है उनके नेताओं को। चलिए, अब यहां अगर हम देखें तो इतना तो हम सब समझ गए कि आखिर इन सबके पीछे वजह क्या है। यूएसए ने वेनेजुएला के ऊपर आखिर आक्रमण क्यों किया, ऐसा क्या है वेनेजुएला के पास? तो वेनेजुएला के पास है तेल। ध्यान रखिएगा, पूरी दुनिया का 20% तेल है। तो देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व लगभग यहां पे 303 अरब बैरल तेल माना जाता है कि इनके पास है, जो कि पूरी दुनिया के वैश्विक तेल भंडार का 20% है। और एक तरह से देखा जाए तो दुनिया में सऊदी अरेबिया, जो कि अपनी तेल के कारण एक बेहतर इकोनॉमी बन चुका है, उससे भी ज्यादा। और अमेरिका से अगर देखा जाए, कंपैरिजन करें तो अमेरिका से लगभग 5 गुना ज्यादा तेल के भंडार हैं यहां पर। यानी कि संसाधनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो वेनेजुएला के पास वो सारी चीजें जिससे कि वो दुनिया की एक महाशक्ति बन सकता था, लेकिन बन नहीं पाया। इसके पीछे क्या वजह है, इन्हें भी जानते हैं। तो अब ये आखिर क्या है कि दुनिया का सबसे बड़े तेल भंडारों में से, मतलब पूरी दुनिया के 20% तेल भंडार हैं, और एक कैसा विरोधाभास कि वहां पर अर्थव्यवस्था इतना विकास नहीं कर पाई, और इतना तेल भंडार होने के बावजूद अगर वैश्विक तेल उत्पादन में या वैश्विक तेल सप्लाई में अगर वेनेजुएला का योगदान देखें तो मात्र 1%, ओनली 1% है। अब ये कैसे, तो इसे समझते हैं। देखिए, वेनेजुएला के पास पूरी दुनिया का अगर देखा जाए तो 20% का तेल भंडार है, लेकिन अगर पूरी दुनिया में इसकी हिस्सेदारी देखी जाए व्यापार में, तेल के व्यापार में, तो सिर्फ और सिर्फ ओनली 1% है। ये क्यों, इसके पीछे क्या वजह है, तो समझना होगा। देखिए, अगर हम बात करें तो यहां पर इनके पास भंडार बहुत सारे हैं, लेकिन उत्पादन सीमित है। अब उत्पादन के पीछे आखिर क्या चाहिए, तो देखिए, इसके पीछे चाहिए हमें टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए, रिसोर्स भी होना चाहिए, वो सारी चीजों अंतरराष्ट्रीय समर्थन, जो कि इनके पास नहीं है। इसे विस्तार से एक एक बिंदुवार समझते हैं। तो अब आता है कि आखिर वेनेजुएला अपने देश में दुनिया का 20% तेल होने के बावजूद भी तेल क्यों नहीं निकाल पाया, इसके पीछे कुछ 3 बड़ी वजह, वो वजह क्या है, इन्हें जानते हैं। नंबर 1 अगर देखें तो अमेरिका के द्वारा आरोपित किए गए प्रतिबंध। अमेरिका लगातार इनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस को इंपोज करता जाता है, जिसके कारण दुनिया के दूसरे देश इनसे तेल खरीदने से कतराते हैं। एक समय भारत भी इनसे तेल लिया करता था, लेकिन भारत ने भी अमेरिकी प्रतिबंधों के डर के कारण तेल लेना बंद कर दिया। जिस तरह से भारत ने ईरान के साथ भी अपने तेल के सौदे बंद कर दिया। हालांकि रशिया के साथ कुछ है, लेकिन उसे भी धीरे धीरे लिमिट किया जा रहा है।
हम देखते हैं कि इन प्रतिबंधों के कारण कई सारे देश जो हैं जिन्होंने तेल लेना ऐसे बंद कर दिया और भारत ने भी बंद कर दिया। दूसरी बात आती है गंभीर आर्थिक संकट। आखिर इस संकट कैसे आया, तो इसे समझते हैं। देखिए, वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था डिपेंडेंट हो गई किसके ऊपर? तेल के ऊपर। ऐसे में इन्हें यहां पर सामना करना पड़ा एक नई चीज का, जिसे हम डच डिसीज बोलते हैं। इसे ऐसे समझिए कि जब भी कभी कोई देश किसी एक उत्पाद के ऊपर अपनी अर्थव्यवस्था को डिपेंडेंट करता हो, वेनेजुएला ने कुछ ऐसा ही किया। 80 से 90% वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था डिपेंडेंट हो गई तेल के ऊपर। अब अगर तेल के ऊपर अगर कभी संकट आ जाएगा, आप तेल बाहर बेच नहीं पाएंगे, तो होगा क्या कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। कुछ ऐसा ही हुआ। तो वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था लंबे समय से चरमरा आई है। सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो तेल उद्योग में नए इन्वेस्टमेंट कर सके या फिर जनता को नई सुविधाएं दे सके, जनता को रोजगार उपलब्ध करा सके, इस तरह की चीजें दे पाए। अब ऐसे में क्या होगा, फिर उसके पास हो जाएगा टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी कमी हो जाएगी, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ही नहीं है। जब वो चीज नहीं होगी, तो अब देखिए तेल तो आपकी जमीन के नीचे बहुत है, लेकिन उस तेल को एक्सट्रैक्ट कैसे करें, निकालें कैसे, जमीन से कैसे निकालें? तो तेल एक्सप्लोरेशन की अगर हम बात करें कि खोज भी हो जाएगी, सब कुछ होगा, लेकिन निकालेंगे कैसे? तो राइट, वो वहां समस्या आएगी। और ऐसे में चाहिए थे इन्हें बड़े पैमाने पर पूंजी, और वो इनके पास थी नहीं। इसके अलावा यूएस जो वहां इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, क्योंकि इन्होंने ऐसी पॉलिसी पे चले वेनेजुएला, इन्होंने कर दिया था तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन, जिसके कारण अमेरिका की तेल कंपनियों को होता काफी लॉस। तो राइट, वो तो खुन्नस में थे, वो आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब अमेरिकी कंपनी यहां पर निवेश कर सकती है, क्योंकि अब उनके हिसाब का राष्ट्रपति वो वहां बैठा लेंगी। और इसके बाद वहां पर होगा क्या कि तेल में जब निवेश होगा, कंपनीज आएंगी अमेरिका की, और यहां उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो वहां के लोगों की आमदनी बढ़ेगी। वो उस सरकार, नई जो सरकार आएगी उससे खुश भी हो जाएंगे। और एक तरह से न केवल बाजार में तेल की कीमतें नियंत्रित हो जाएंगी, बल्कि अमेरिका की कंपनियों को भी वहां पर काम मिल जाएगा। कुल मिलाकर के सीधा सीधा अमेरिकी कंपनियों को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिए सारी चीजें हुई। कुल मिलाकर के वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पर अमेरिका का नियंत्रण और ज्यादा गहरा हो सके, इसलिए सारा घटनाक्रम चल रहा है। तो इट मींस ये सारा का सारा खेल राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि सारा खेल किससे प्रेरित है? वो है आर्थिक तत्वों से। और यहां पर एक बड़ा रोल प्ले करता है क्रूड ऑयल, क्योंकि वेनेजुएला के पास अगर कुछ है तो वो है क्रूड ऑयल, राइट। अब जरा हम वेनेजुएला के इतिहास को जानते कि आखिर हुआ क्या। देखिए, 1922 में वेनेजुएला में तेल की खोज होती है। इसके बाद यहां पर 1929 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश बन जाता है वेनेजुएला। लेकिन फिर एक गंभीर समस्या, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, 1930 के दशक में हम देखते हैं यहाँ पे डच डिसीज से ग्रस्त हो जाता है। इसका मतलब होता है, डच डिसीज का मतलब है कि अपने आर्थिक संसाधनों के लिए किसी एक ही सेक्टर पर डिपेंडेंट हो जाना। और कुछ ऐसा ही हुआ कि जब भी कोई एक देश प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर हो जाता है, खासतौर से किसी एक सेक्टर पर, तो दूसरे सेक्टर से वो क्या करता है? इग्नोर कर देता है। दूसरे सेक्टर उतने बेहतर तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं, और उस सेक्टर पर अगर किसी तरह का संकट आता है तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। तो वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था के बर्बाद होने का बहुत बड़ा कारण डच डिसीज है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अब यहां पर अगर हम बात करें तो वेनेजुएला की टोटल अगर इनकम की बात करें तो 60 से 90% जो हिस्सेदारी जीडीपी में अगर हम देखें तो वो आती थी तेल से। रेस्ट ऑफ दूसरी, मतलब आप सोच के देखिए, 60 से 90% अगर होगी तो रेस्ट ऑफ जो दूसरे सेक्टर से उनको डेवलप किया ही नहीं गया। एक तो ये बहुत बड़ी गलती हुई। फिर यहां पर वेनेजुएला ने कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर की राजनीति में कुछ अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश की। 1960 के दशक में देखते हैं वेनेजुएला ओपेक का फाउंडिंग मेंबर बन जाता है। उसके बाद आगे चल के हम देखते हैं वेनेजुएला में 1976 में ऑयल इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है। और उसके बाद जब देखते हैं दुनिया में तेल की कीमतें लगातार गिरती चली जाती हैं, और ऐसे में वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था जो कि डिपेंडेंट हो चुकी थी 90% तेल से प्राप्त इनकम के ऊपर, उसे तो चरमराना था ही। परिणाम स्वरूप देखते हैं कि महंगाई बढ़ती है, दान बेरोजगारी फैल जाती है, और फिर लेना पड़ता है आईएमएफ से कर्जा। जब आप आईएमएफ से कर्जा लेंगे तो उनकी शर्तें माननी होंगी। अब देखिए, यहीं से शुरुआत हो जाती इस देश में सामाजिक अशांति की, क्योंकि जब आर्थिक तौर पर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो वहां पर और भी समस्याएं जन्म लेने लग जाती हैं, और उन्हीं के कारण हम देखते हैं यहां पे समस्याएं बढ़ने लग जाती हैं। और ऐसे में अगर हम देखें
कि स्थितियां कहां पहुंचती हैं, तो इन बातों को और देखना होगा। देखिए, तो अमेरिका अगर देखें तो अमेरिकी कार्रवाई के पीछे जो हमें एक बड़ा कारण दिखता है कि तेल है, लेकिन यहां कुछ तत्वों को और जानना पड़ेगा कि वेनेजुएला के पास जो भी तेल के भंडार है, जब इन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया तेल का, ऐसे में राष्ट्रीयकरण के कारण असर क्या हुआ? असर यह होता है कि अमेरिका की जो बड़ी तेल कंपनियां हैं उनको बहुत ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है नेशनलाइजेशन के कारण। और एक और चीज आगे बढ़कर के जब वेनेजुएला आगे बढ़ता है और ये क्या करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी एक बड़ा रोल लेने की कोशिश में इनसे कुछ गलतियां हुई, क्योंकि ये रहते थे अमेरिका के प्रभुत्व वाले इलाके में, और अमेरिका के प्रभुत्व को इन्होंने चैलेंज करना शुरू कर दिया। 2018 की बात है जब वेनेजुएला ने तेल के व्यापार को बदल दिया, डॉलर की जगह युआन और यूरो अपना लिया। अब आप सोचिए कि सीधे सीधे अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती दे दी। जब आप युआन को आप स्वीकार कर लेंगे, जब आप यूरो को स्वीकार कर लेंगे और डॉलर को आप द्वितीय स्तर पर सेकेंडरी आप समझ लेंगे, तो ऐसे में अमेरिका के प्रभुत्व को आप चैलेंज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर और देखा जाए कि यहां पे और क्या समस्या आती, तो वहां हम देखते हैं कि अब यहां पर उन्होंने ब्रिक्स से जुड़ने की कोशिश की। वेनेजुएला ने अपने आप को ब्रिक्स से जोड़ने की कोशिश की, और ब्रिक्स में आज भी डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुल के कहते हैं कि ब्रिक्स अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती देता है और ब्रिक्स देशों के ऊपर वो हमेशा प्रतिबंध लगाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो वेनेजुएला कैसे बच सकता था? और वेनेजुएला जब बिल्कुल वहीं पर है, अटलांटिक ओशन में जब है, ऐसे में अमेरिका के नजदीक होकर के अमेरिकी प्रभुत्व से वो बचना उसके लिए पॉसिबल था ही नहीं। देन इसके अलावा इन्होंने एक और काम किया कि ब्रिक्स से जब इन्होंने जुड़ने की कोशिश की, इसके अलावा स्विफ्ट से अलग होकर के एक अपना भुगतान जो तंत्र बना डाला, मतलब स्विफ्ट से अलग हो गए, फिर अपना एक अलग से पेमेंट सिस्टम बना डाला। और ऐसे में यहां पर सीधे सीधे उन्होंने पेट्रो डॉलर को चैलेंज कर दिया, और ये एक तरह से अमेरिका के प्रभुत्व को चैलेंज करना था। तो इतना मान के चलिए कि मोदुरो का बचना तो मुश्किल था ही। कुल मिलाकर के अगर ये आज नहीं होता तो राइट अगले महीने होता, ये तो होना ही था, राइट। तो इस चीज से बिल्कुल भी मोदुरो बच नहीं सकते थे। और फिर वही घटनाक्रम हुआ कि जब शनिवार को, आज हम मंडे को बात कर रहे हैं, राइट, आज है 5/4, तो 3 तारीख को ये घटना घट जाती कि काराकस में मोदुरो के घर में घुस करके अमेरिका के सैनिक चॉपर से उनको उठा करके ले जाते। 12 मिनट के अंदर ही सारा घटनाक्रम होता है। और इसके लिए CIA लगातार लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा था, यहां तक कि उनके ऊपर लगातार कई तरह के इल्जाम लगाए जा रहे थे कि कोकीन की तस्करी की जाती मोदुरो के द्वारा, और इसी तरह के होंडुरास के राष्ट्रपति के ऊपर भी उन्होंने इल्जाम लगाए थे, लेकिन उन्होंने उनसे समझौता कर लिया अमेरिका के साथ, तो उन्हें फिर वो जो सुविधाएं थी वो मिल गई। लेकिन अब इस मैटर में भी ये देखा जाएगा कि अगर ये अमेरिका के साथ किसी तरह का समझौता कर लेते हैं तो राइट ये रिलीज हो सकते हैं, इनको दोबारा से जो चीजें इन्हें जीवन जीने के लिए जरूरी चीजें हैं वो शायद पॉसिबल हो कि मिल सकें। लेकिन राष्ट्रपति के तौर पे अब ये नहीं रहेंगे, वहां पे पूरी संभावना है, 99% संभावना है कि जिन्हें शांति का नोबेल अवार्ड मिला मचाडो, अब वे वहां राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के एक एजेंट के तौर पर अपनी भूमिका निभाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। सो अब अगर यहां पे समझा जाए तो कुछ बातें बहुत खुल करके सामने आ रही हैं कि यहां पर अगर देखें तो आखिर इस पूरे घटनाक्रम में अगर देखें तो हुआ क्या कि वही जिसका कि यहां पर देखा जाता है कि पूरी दुनिया में तनाव के बड़े रीजन क्या हैं, तो वो है अर्थव्यवस्था। और वेनेजुएला के पास क्या था? तेल था, और जिस तेल का उसने पहले उत्खनन किया, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश बना, 1976 में उसने नेशनलाइजेशन कर दिया ऑयल इंडस्ट्रीज का। अमेरिका की कंपनियों को घाटा होता है और लगातार वो अमेरिका के नियंत्रण से बाहर होता चला जा रहा था। अमेरिका समर्थित वहां के राष्ट्रपति नहीं थे, ऐसे में तो मोदुरो को जाना था ही। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस विश्लेषण से अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर आखिर अटैक क्यों किया, क्या उसके पीछे रीजन थे, क्या कोई व्यक्तिगत रीजन, तो व्यक्तिगत से ज्यादा यहां पे आर्थिक रीजन ज्यादा है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि अमेरिका का ये कोई पहला आक्रमण नहीं था, दुनिया में अब तक वो ऐसे 135 देशों में इस तरह की स्ट्राइक कर चुका है, सत्ताओं को बदलवा चुका है। और कुछ समय पहले मैंने डीप स्टेट पर एक वीडियो बनाया था, तो यहां भी कुछ डीप स्टेट की भूमिका रही। एक तरह से जो मोदुरो के विपक्ष के जो नेता थे उनको लगातार बढ़ावा दिया गया, उनकी पॉलिसीज को बढ़ावा दिया गया, यहां तक कि नोबेल अवार्ड तक में वो लोग जाते हैं और शांति का नोबेल अवार्ड लेके आते हैं।
और एक चीज और हुई जो कि सीआईए हमेशा हर देश में करती कि अगर कहीं सत्ता गिरानी तो उसके पहले वो सालों पहले से एक भूमिका बनाते हैं, एक ऑपरेशन चलाते हैं। यहां पे भी मोदुरो के निजी जो बॉडीगार्ड थे उनको मोहरा बनाया गया, उनसे वे संपर्क में थे, सीआईए के सारी जानकारी साझा की जा रही थी। यहां तक कि अमेरिका में एक वैसा ही सेफ हाउस बनाया गया जिस तरह के सेफ हाउस में मोदुरो रहा करते थे, उसकी रेप्लिका बनाई गई, वहां पे प्रैक्टिस की गई कि मोदुरो किस कमरे में रहते हैं, कैसे जाना है, क्या करना है। इसलिए देखा गया कि जब अमेरिकी सैनिकों ने मोदुरो के आवास पर आक्रमण किया, स्ट्राइक की, तो बॉडीगार्ड्स ने कोई विरोध नहीं किया क्योंकि उनको सुरक्षित तौर पर अमेरिका में बसना, एक नई पहचान के साथ उनके सारे लाखों करोड़ों डॉलर देने का उनसे वादा किया गया था। तो ऐसे में मोदुरो का बचना मुश्किल था। तो दुनिया की बड़ी ताकत ने फिर एक देश का शिकार किया अमेरिका के हितों के लिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेला जाइज। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का विश्लेषण जरूर आपके ज्ञान में कुछ ना कुछ नई चीजें जोड़ेगा। तो अपनी लर्निंग की जर्नी को जारी रखिए। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, नए दिन में, एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।